नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो संभल से हमें मिल रही है। एआईएमआईएम नेता के भड़काऊ और बिगड़े बोल। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ भाषण सामने आया है और एक साधु का नाम लेकर धमकी दी गई है। हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाला बयान इसे कहा जा रहा है और हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर संभल से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ भाषण सामने आया। एक साधु का नाम लेकर वो धमकी देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, आरोप ये भी कि हिंदुओं को उकसाने जैसा बयान उन्होंने दिया है। हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एआईएमआईएम नेता के भड़काऊ बोल। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। तो संभल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे शौकत अली और उस दौरान उन्होंने ये बातें कही जिसके बाद हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप उन पर लग रहा है। साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है। तुम किसके छोकर हो? तुम्हारे पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। तो ये शौकत अली का वो बयान जिसके बाद हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। साधुओं को लेकर उन्होंने बयानबाजी की है, धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, शौकत अली का भाषण का वो हिस्सा हमने अभी अभी दर्शकों को दिखाया जिसमें वो साधुओं का नाम लेकर धमकी दे रहे थे। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप उन पर लग रहा है। आखिर किस तरह का ये भाषण और किस सभा में दे रहे थे शौकत अली, और क्या अब कार्रवाई की मांग भी हो रही है उनके ऊपर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संभल के चौधरी सराय मोहल्ले का पूरा मामला है। यहाँ पर पिछले 5-6 साल से एआईएमआईएम एक्टिव है। विधानसभा चुनाव के आसपास भी खुद एआईएमआईएम अध्यक्ष ने यहाँ पर करीब 5 दौरे यहाँ पर किए थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जब चाहे इधर में आते हैं, सभा होती है और इस तरह की भाषा ही रहती है। कल तो हद हो गई है जब दूसरे समुदाय को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर तमाम सारी आपत्तिजनक और चेतावनी भरी बातें की गई हैं। जी बिल्कुल, तो आपत्तिजनक और चेतावनी, धमकी भरी बातें साधुओं का नाम लेकर के की गई हैं जिसके बाद हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है शौकत अली पर, या उनसे सवाल पूछा गया है कि इस बयान पर अब बवाल मचा है, अब वो क्या कहेंगे? नहीं, इस संबंध में प्रशासन की तरफ से तो कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। यहाँ और एक चीज आपको बता दें, प्रशासनिक अमले को इस तरह के कार्यक्रमों की सूचना बाद में मिलती है और बहुत बार तो वो मीडिया कर्मियों से ही पूछते रहते हैं। तो खुफिया तंत्र जो है प्रशासन का, वो पूरी तरह से संभल में एक्टिव नजर नहीं आ रहा। जी, ये एक बड़ी बात आपने कही है सुनील कि इस तरह के कार्यक्रम हो जाते हैं और उसके बाद मीडिया के माध्यम से प्रशासन को जानकारी मिलती है। यानी चुपचाप ऐसे कार्यक्रम और ऐसे भाषण देकर के लोग निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में अब तक 6500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 मदरसे अवैध मिले हैं। बिजनौर की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर है। यहां पर 450 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है। मदरसों के सर्वे का काम 20 अक्टूबर तक जिलों में चलेगा। यूपी सरकार ने मदरसा सर्वे पर मंडलीय समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है जिसमें कि विशेष तौर पर सचिव, अल्पसंख्यक निदेशक, अल्पसंख्यक और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड शामिल है। सर्वे टीम को गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244, संत कबीरनगर में 240, मुजफ्फरनगर में 222 और सिद्धार्थनगर में 185 मदरसे अवैध मिले हैं। तो प्रदेश में जो मदरसों को लेकर सर्वे चल रहा है, 20 अक्टूबर तक ये काम पूरा किया जाना है। उससे पहले जिलेवार एक लिस्ट सामने आई है कि किस जिले में कितने मदरसे अभी तक अवैध मिल चुके हैं। वो हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 6500 मदरसे क्या अवैध हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है उस लिस्ट के बाद। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं
और इसके अलावा विशाल सक्सेना मुरादाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं संकेत मिश्रा का। संकेत, बताइए अब तक कितने मदरसों का सर्वे हो चुका है और कोई डेटा निकल करके सामने आया है? जिन जिलों का सर्वे पूरा कर लिया गया है, अभी तक कितने मदरसे अवैध निकले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को जो अंदेशा था कि तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और वो चल रहे हैं धड़ल्ले से, और ये अंदेशा अब सही साबित हुआ है। जो जांच मदरसों की हुई है उसमें 6000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे, और सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में ऐसे मदरसे मिले हैं। 585 मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में, गोंडा में, बस्ती में, शामली में, मुजफ्फरनगर में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर गैर मान्यता के मदरसे चल रहे थे, गैर मान्यता प्राप्त। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब जो निर्देश हैं कि 20 अक्टूबर तक इन सभी मदरसों के पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे की रिपोर्ट तैयार करनी है, और 31 अक्टूबर तक वो सर्वे की रिपोर्ट जो सर्वे करने वाली टीम है वो जिलाधिकारियों को सौंपेगी, और जिलाधिकारी उसको 15 नवंबर तक सरकार को सौंपेंगे, यानी कि शासन को रिपोर्ट आएगी। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि सीधे तौर पर जो भी मदरसे उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ होंगी, और जो मानक के अनुरूप नहीं हैं वो बंद होंगे। तो जाहिर सी बात है, सरकार को भी यही अंदेशा था। इसी अंदेशे के तहत मदरसों की जांच कराई जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है, और इसका आपने देखा पिछले दिनों लगातार विरोध भी हुआ मदरसों के सर्वे का। लेकिन जो मंशा थी सरकार की, वो बात अब सामने निकल कर भी आ रही है कि वाकई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और 31 अक्टूबर तक सभी जिलों के डीएम्स को रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है कि आखिर कहां पर क्या डेटा निकल के सामने आए। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं, विशाल सक्सेना हमारे साथ है। विशाल, मुरादाबाद में कितने मदरसों का सर्वे पूरा हुआ है और यहां पर भी क्या अवैध मदरसों की लिस्ट सामने आ गई है? कितने हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, जो अपर जिलाधिकारी प्रशासन है सुरेंद्र सिंह, उनकी रिपोर्ट के अनुसार 859 मदरसे ऐसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। वहीं 585 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैंगे। ये अभी तक 10 अक्टूबर तक का इनका जो आंकड़ा है ये वो निकल करके आया है, जिसमें 585 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त और 859 मदरसे जो वो सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे हैंगे। जो सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको सरकारी योजनाओं का सभी लाभ मिल रहा है। वहीं अभी 20 अक्टूबर तक जो है ये रिपोर्ट उनको भेजनी है, सबमिट करनी है। अब देखना ये होगा, अभी तक 585, 20 अक्टूबर तक अभी और कितने मदरसे जो है गैर मान्यता प्राप्त निकल करके आते हैं। बिल्कुल, तो सर्वे लगातार जारी है। 20 अक्टूबर तक इसके काम को पूरा किया जाना है, और 31 अक्टूबर तक जो डीएम्स हैं वो इन मदरसों की रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप देंगे। देवेश त्यागी का रुख करेंगे, हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। देवेश, सहारनपुर से क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? क्या यहां सर्वे का काम पूरा हो चुका है? क्या डेटा निकल के फिलहाल यहां से सामने आया है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सहारनपुर में लगभग 550 मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से करीब 258 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और सर्वे का काम लगातार यहाँ पर जारी है। अभी लगभग 100 मदरसों की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी रिपोर्ट जो जिलाधिकारी तक पहुँची है। बाकी का सर्वे कर रहे हैं उसका, और यह रिपोर्ट जो है 20 अक्टूबर तक सर्वे की काम पूरा करना है। उसके बाद जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद 15 नवंबर को शासन को ये रिपोर्ट जिलाधिकारी भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे का है वो कहीं ना कहीं धीमी गति से यहाँ पे चल रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे पाए गए हैं उनकी संख्या काफ़ी है। इसमें 100 के लगभग वो देवबंद क्षेत्र में ही ये मदरसे पाए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन्हीं में एटीएस ने जो अभी पिछले दिनों भी कार्रवाई की, वहां से 4 लोग ऐसे पकड़े गए जो इन्हीं मदरसों से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल, तो आपने बताया कि सहारनपुर में भी कार्रवाई लगातार जारी है, सर्वे के काम को तेजी से किया जा रहा है। रुक करते हैं विनेश पवार का, जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विनेश, मुजफ्फरनगर से क्या अपडेट आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं मुजफ्फरनगर की, अभी तक की संख्या की बात करें तो 214 निकल कर आए हैं, जो अभी तक प्रशासनिक स्तर पर सर्वे किया गया है। जो मुजफ्फरनगर के जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे आज बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया कि 214 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। अभी भी जो सर्वे का जो कार्य था वो लगभग पूरा हो चुका है, और इसकी जो एक रिपोर्ट है वो भी मुजफ्फरनगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लखनऊ भेज दी गई है। अब इन मदरसों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी वो प्रशासन स्तर से स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो मदरसे वैध पाए गए हैं उन्हीं को सरकारी लाभ मिलेगा, जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकल कर आए हैं जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है, जो बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है।
मानी जाएगी, उनको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत तेजी से सर्वे के काम को पूरा किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से रिपोर्ट आ रही है, डेटा सामने आ रहा है कि कहां पर कितने अवैध मदरसे अभी तक सामने आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। उधर अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक होटल में देर रात एक महिला ने अपने हाथ की नस काटकर जमकर हंगामा किया और बताया जा रहा है कि महिला इंदौर की रहने वाली है, जो कि अलीगढ़ में अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया और महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां भी वो हंगामा करती रही। उसने अपने प्रेमी के साथ मारपीट की, लेकिन महिला ने प्रेमी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। तो अलीगढ़ में ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इंदौर की रहने वाली एक महिला अलीगढ़ आई थी अपने प्रेमी से मिलने, लेकिन यहां पर किसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ और फिर महिला ने अपनी नस काट ली। काफी देर तक हंगामा, शोर शराबा यूं ही होता रहा। पुलिस समझाती रही, ये महिला इस तरीके से रोती रही और इसने अपने हाथ की नस भी काट ली। तुझे इस दुनिया में कभी भी तेरा घर नहीं बचेगा। और अब यूपी फिल्म सिटी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज से ग्लोबल बिड जारी होगी और कई देशों में जारी होगी ग्लोबल बिड। 1000 एकड़ में तैयार होगी फिल्म सिटी। 7200 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है और इसको लेकर कई देशों में ग्लोबल बिड जारी होगी। तो यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर एक और कदम आज आगे सरकार बढ़ाने जा रही है। आज से ग्लोबल बिड को जारी किया जाएगा। कई देशों में ग्लोबल बिड जारी होगी और कुल मिलाकर 1000 एकड़ में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की योजना है और ये कुल मिलाकर 7200 करोड़ रुपए की परियोजना है। तो उसकी प्रक्रिया में आज एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। आज से ग्लोबल बिड जारी होगी। कई देशों के लिए ये ग्लोबल बिड जारी होगी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने की योजना है सरकार की और उसी के लिए आज से ग्लोबल बिड जारी की जाएगी कई देशों में। 1000 एकड़ में फैली होगी उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी और 7200 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट होगा। तो आज से ग्लोबल बिड को जारी किया जाएगा। यूपी में फिल्म सिटी जो बनेगी, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए 7200 करोड़ रुपए खर्चेगी सरकार और उसके लिए कई देशों में ग्लोबल बिड आज जारी की जाएगी। उधर बाढ़ और बेमौसम बरसात से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 1300 से ज्यादा गांव इस वक्त प्रभावित हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पूरा गांव पानी से घिर गया है और लोग परिवार समेत टेंटों में जाने को मजबूर हो गए हैं। यहां पर शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि मानो ये दर्द कभी नहीं मिटने वाला। लेकिन इस सब के बीच पिछले 4 दिन से मुख्यमंत्री योगी और उनके मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। सीएम ने हवाई सर्वे के साथ साथ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है, तो वहीं अंबेडकर नगर के अधिकारी राहत पहुंचाने में शर्म महसूस करते दिखते हैं। गोरखपुर में मौजूदा समय में बाढ़ से 200 से अधिक गांव प्रभावित हैं। 80 से ज्यादा गांव पूरी तरह से कट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी के लगातार दौरे के बाद जिला प्रशासन राहत सामग्री वहां पर बांटने में जुटा हुआ है। 250 से अधिक नाव लोगों की मदद के लिए लगाई गई हैं और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी प्रशासन की ही ओर से की जा रही है। तो प्रशासन ज्यादा हो रहा तो क्या करेंगे, ले जाना पड़ेगा रोड पे। काम के लिए फिर बाइक की जरूरत है। जरूरत तो हरदम पड़ेगा बाइक का। अब बाढ़ में फंस गया, क्या कर सकते हैं। बाढ़ में इस वक्त लोगों को नाव बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है और देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग जो है आने जाने के लिए जो साधन है उस पे नाव पे लाद के लेके आ रहे हैं। ये एक तस्वीर है कि ये नाव पे तो लोग आ ही रहे हैं, साथ ही अपनी बाइक अपनी साइकिल भी लेके आ रहे हैं कि जब वो बंधे पे पहुंच जाएंगे या जहां से उनकी सूखी ज़मीन मिलेगी वहाँ से जब वो उनको आगे जाना हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अब लोग नावों पे इस तरीके से अपनी गाड़ी भी ला रहे हैं और लेके जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में इस तरीके की स्थिति जिले की करीब 80 गाँवों में है
और 80 गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। लोगों की दुश्वारियां हैं कि अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इन दिनों गोरखपुर में बेहद आम हैं और लोग अपनी बाइक, अपनी गाड़ी लाद के नाव पे सफर। क्यों भाई, आज बाइक ही सफर करानी पड़ गई नाव पे? अब पानी ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, ले जाना पड़ेगा रोड पे। काम के लिए फिर बाइक की जरूरत है? जरूरत तो हरदम पड़ेगा बाइक का। अब बाढ़ में फंस गया, क्या करें सकते हैं। बाइक निकालनी है तो नाव पे ही लाद के निकल लिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उधर शाहजहांपुर में पिछले 3 दिनों से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की अव्यवस्थाओं की वजह से गर्रा नदी से बाढ़ आ गई है और केवल सुभाष नगर इलाके के सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पानी से घिरे मकानों में रह रहे लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। यही नहीं, प्रशासन ने इस इलाके की बिजली भी काटी है। वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल हनुमत धाम मंदिर के प्रांगण में खरनौत नदी का पानी अंदर घुस चुका है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं का आवागमन बंद कर दिया गया है। ये अब जितने कम से कम लमसम तो मेरे ख्याल से 200-250 मकान तो होंगे ही होंगे इतने एरिया में, जिसके घरों में पानी चला गया है। ये अंदर तक पानी पहुंच चुका है। क्या वहाँ की फैमिलियों को कुछ राहत मिलेगी? कोई राहत नहीं है। बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं, मेरे खुद के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में गंगा का पानी हनुमान मंदिर के करीब पहुंच गया है। वहीं संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब चुका है, जिसके चलते आरती स्थल भी विस्थापित करना पड़ा। अचानक बड़े जलस्तर से दुकानों में भी पानी घुस गया है। 3 दिन पहले कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए 1 लाख क्यूसेक पानी का असर अब प्रयागराज में दिखाई देने लगा है। संगम क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पर अब नावें चल रही हैं। 6 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले की शुरुआत होनी है और ऐसे में माघ मेले की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ग्राउंड में सारी गाड़ियों को रोक दी गई हैं कि बड़ी गाड़ियां कोई भी नहीं है आगे। छोटी गाड़ियों भी अभी देखा जा रहा है कि गंगा जी की क्या स्थिति घटती है, बढ़ती है, क्या होता है। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर गंगा जी घटना शुरू हो जाएगी। नाव संचालन पर रोक दिया गया। किसी भी प्रकार की नाव संगम पर नहीं जा सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से अगस्त माह के बाद अक्टूबर माह में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जो गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि यमुना नदी का जलस्तर बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। 24 घंटे में सिर्फ 6 सेंटीमीटर यमुना नदी बढ़ी है। लेकिन गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में करीब 90 सेंटीमीटर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो इस तरह से करीब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा नदी बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जो कि नजारा अगस्त में हमको यहाँ पर दिखता है। त्रिवेणी रोड पूरी तरह से डूब गई है। तमाम यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहितों की यहाँ पर झोपड़ियाँ थी, जहां पर वो बैठते थे, वो भी अब डूब गए हैं। प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों को, दुकानदारों को, घाटियों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ जो नावें चल रही हैं, नाविकों को भी निर्देश दिया है कि संगम की तरफ न जाएं और जो भी नावों का संचालन हो वो लाइफ जैकेट के साथ ही नावों का संचालन किया जाए। इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार बाढ़ जो सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम है उससे मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है 24 घंटे की, किस तरह की जल की स्थिति है। हालांकि उधर गोंडा में नदियों का जलस्तर भले ही घटा है, लेकिन समस्या अब भी बरकरार है। बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गोंडा की 3 तहसीलें कर्नलगंज, तरबगंज और सदर बाढ़ से प्रभावित हैं। और इस बार काफी अरसे बाद सदर तहसील में भी बाढ़ की भयावह स्थिति बनी है। अब तक बाढ़ के पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन 27 बाढ़ चौकियां सक्रिय करके राहत और बचाव कार्य की बात कह रहा है। यही नहीं हुआ, तीसरा दिन पानी आया हुआ और साहब लोग आते हैं बंधा से, यहाँ से लौट जाते हैं और गांव हलते नहीं हैं। और कितो गौरा स्कूल कितो यहाँ बंधा। यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह या कोई आया मिलने आप लोगों से या नहीं? हमसे से मिले कोई नहीं आया, बांध पर से समय लौट गया। अच्छा, गांव के अंदर कोई नहीं गया? कोई नहीं घुसा है। तो फिर खाने पाने की व्यवस्था और जानवर रहते हैं इनकी? अरे सर बहुत बड़ा संकट है, क्या किया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।